फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल एटम, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ मेन जो पार्टिकल्स है एटम के उनकी। एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी ई, और एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पी, और एक होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मानी एन। यहाँ इन तीनों पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी सबसे पहले खोज हुई थी जब ये कहा जाता था कि एटम में कोई पार्टिकल्स नहीं होता, एटम जो है वो अविभाजित कण है। मगर जब ये पता चला कि इसका भी विभाजन होता है तो इनकी खोज की गई थी। कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर इसकी खोज की और इसमें काफ़ी लंबा समय लगा, और इस खोज के बाद ही ये पता चला कि एटम में कौन कौन से पार्टिकल है, इसलिए इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी, और खोज करने का जो सोर्स था, तरीका था, वो क्या था? एक कैथोड रे ट्यूब थी, उसमें गैस की उपस्थिति में निर्वात और कम दाब पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया, और उससे कैथोड रे की ट्यूब में जो पार्टिकल्स है उनको ये देखा गया कि कैथोड से जनरेट होते हैं, एनोड की ओर जाते हैं। तो उस आधार पे इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। फिर स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। हम बात कर रहे हैं चार्ज की। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? आप ध्यान दें, इनको एक एक बात को नोट करें। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलाम प्रति ग्राम। एक ग्राम का जो चार्ज है वो 1.602 गुणा 10⁻⁻�19 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो कितना होता है? द्रव्यमान कितना होता है? 5.48 गुणा 10⁻⁻⁴ ग्राम प्रति मोल। एक मोल इलेक्ट्रॉनों का भार बोल रहा हूं मैं, एक मोल इलेक्ट्रॉनों का। अब बात करते हैं मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है उसका भार कितना होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो द्रव्यमान जो है वो जो स्थिर द्रव्यमान है उसमें 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन घात जो है हाफ या रूट बोलते हैं। तो इस वैल्यू से हम मूविंग पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं। यहाँ पर m डैश क्या चीज है? मूविंग पार्टिकल का मास। और m क्या चीज है? जो कांस्टेबल है, कांस्टेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास है। और v क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग। और c क्या चीज है? प्रकाश का वेग। और इससे हम इस वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के मूविंग पार्टिकल का मास। रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो जे थॉमसन ने निकाला था। क्या? इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकाला था। ये द्रव्यमान अनुपात जो होता है वो है 1.7588 इंटू 10⁸ कूलाम। कितना होता है? 1.7588 इंटू 10⁸ कूलाम। अब हम बात करें चार्ज ऑफ द 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होता है? तो इसका मान होता है 96500, जिसको हम क्या कहते हैं? 1 फेरेड। 1 फेरेड, एक मोल क्या होता है नहीं समझ में आया, आगे हम पढ़ेंगे इसको। एक मोल का मतलब है एक निश्चित संख्या होती है, अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, 1.6023 इंटू 10⁻³ इतनी संख्या को हम एक मोल कहते हैं। और इन इतने इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है वो होता है 96500 कूलाम, और इसको हम क्या कहते हैं? 1 फेरेड आवेश है। अब बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? देखिए यहां पर हमने निकाला था मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हमने निकाला था मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, और यहां हम रियल में एक इलेक्ट्रॉन का मास ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका मान जो है वो इस आवेश अनुपात और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अनुपात से निकाला गया है। इन वैल्यू को रखते हैं। देखिए हमने क्या निकाला था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में -1.602 इंटू 10⁻⁹, और इसका जो
रेशियो है E अपॉन एम का, वो होता है ये, इन दोनों की वैल्यू रखने पर हमारे पास वैल्यू जो आती है वो है 9.1096 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन नगण्य के द्रव्यमान रखता है, न के बराबर। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का उसे मिलीकन्स भी कहते हैं, कूलाम प्रति ग्राम को हम मिलीकन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वैज्ञानिक ने, मिलीकन्स नामक वैज्ञानिक ने तेल बूंद विधि द्वारा इसकी खोज की थी और इसी ने ही इस चार्ज को निकाला था, इसलिए उन्हें हम मिलीकन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो खोज है वो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। अब बात करें प्रोटॉन को P द्वारा दर्शाते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होता है, मतलब उसका नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज का जो वैल्यू है कूलाम में वो सेम होता है, केवल माइनस प्लस का अंतर होता है। यहाँ पर माइनस चार्ज था और यहाँ पर ये प्लस चार्ज है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। अब हम द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का कुछ भार होता है, बहुत अधिक भार होता है, बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन तो नगण्य भार के बराबर होता है और वो वैल्यू है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम, जिसको हम 1 AMU कहते हैं, जो लगभग 1 AMU होता है। 1.007 समथिंग AMU होता है और इसको हम राउंड ऑफ में 1 AMU कहते हैं। अब हम बात करें प्रोटॉन के बाद, देखिए प्रोटॉन की खोज भी है ना उसी प्रकार से हुई थी, कैनाल किरणों के द्वारा डिस्चार्जिंग ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर। अब न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज जो है, देखिए इन दोनों की खोज तो डिस्चार्जिंग ट्यूब के द्वारा हुई और ये खोज जो है ना वो सडनली हुई है, अचानक हुई है और किसी घटना में हुई। वो घटना क्या थी? वो घटना थी बेरिलियम पर हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स जो है उनकी बमबारी करवाने से। किसने किया था? चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 में किया था। क्या हुआ था कि इसने क्या अल्फा पार्टिकल्स की बेरिलियम पर बौछार करवाई, बमबारी करवाई और बमबारी करवाने पर उसने पाया कि इसका द्रव्यमान अनुपात जो है वो मास कंजर्वेशन रूल जो है उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो नहीं करता। यानी इन दोनों के पार्टिकल्स के, यानी बेरिलियम और हीलियम के कॉम्बिनेशन से ये कार्बन तो बनता है मगर इसका द्रव्यमान जो है वो कम होता है। इसलिए उन्होंने देखा कि एक उदासीन पार्टिकल बनता है, एक न्यूट्रल पार्टिकल बनता है जिसका नाम इसने न्यूट्रॉन रखा था। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के इक्वल होता है, यानी 1.672 इंटू -27 kg होता है, जिसको हम लगभग 1 AMU कहते हैं। तो ये 3 पार्टिकल्स है जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जो नॉन फंडामेंटल है, यानी इनकी खोज हम बाद में करते हैं और ये जो पार्टिकल्स है वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पॉजिट्रॉन को हम मतलब विपरीत इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इसका जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, परंतु नेचर में इलेक्ट्रॉन की भांति होता है। इसकी खोज एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने 1932 में की थी। किसने? एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका मतलब हो गया पॉजिट्रॉन जो है वो एज ए इलेक्ट्रॉन है, परंतु चार्ज डिफरेंट है। चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इसका चार्ज सेम है, परंतु ये प्लस आवेशी चार्ज है। इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसके अपोजिट 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर कहते हैं, परंतु ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका मास जो है वो सेम इलेक्ट्रॉन के जो इक्वल होता है, यानी 9.1096 इंटू 10 टू द पावर -31
kg, यानी पूरा इलेक्ट्रॉन का मास के बराबर होता है। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, वेरी 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 अनस्टेबल। और एक खास बात इसकी ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर, कौन, पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर गामा रे उत्सर्जित करता है, गामा रे का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्टिकल्स की, न्यूट्रिनो या और एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो अभी इतनी खोज नहीं हुई है, परंतु फिर भी इस वैज्ञानिक ने, पोलिंग ने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की खोज की थी। इनका जो मास होता है वो लगभग 0 होता है, यानी ये भारहीन पार्टिकल्स है और आवेशित है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के इसमें चार्ज होते हैं। अगला पार्टिकल है एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन को प्रोटॉन का विपरीत पार्टिकल कहते हैं। आपको एक जानकारी दूं, प्रोटॉन का विपरीत पार्टिकल एंटी प्रोटॉन है, जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है। एक ऐसा पार्टिकल जो गुरुत्वाकर्षण से प्रतिकर्षण करता है, इसकी खोज हो जाएगी, उस दिन बहुत सारे आविष्कार हो जाएंगे। हाँ, एंटी प्रोटॉन की जो खोज है वो सांग्रे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, परंतु इसका चार्ज नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और इसका जो द्रव्यमान है वो सेम प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करें मियोन, मिसोन या पायोन को। एक ही वर्ड है, अलग अलग नाम बोलते हैं, कई मिसोन बोलते हैं, पायोन या मायोन बोलते हैं। इनकी खोज युकावा नामक वैज्ञानिक ने 1935 में की थी। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल, यानी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन और 0 उदासीन आयन। इनकी जो स्टेबिलिटी है वो, इनकी जो प्रेजेंसी है वो नाभिक की स्टेबिलिटी को बताती है। नाभिक कितना स्थायी है वो इनकी संख्याओं पर निर्भर करता है। अब बात करें हम मास की, इसका जो द्रव्यमान है, इन पार्टिकल्स का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 200 गुना अधिक होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना अधिक भारी होता है, परंतु प्रोटॉन से कम भारी होता है। तो सबसे ज्यादा भार किसका होता है? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का भार, उसके बाद होता है म्यून का भार, और सबसे कम भार होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार इक्वल होता है। तो ये भार के आंकड़े बताते हैं कौन सबसे भारी है। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, क्या देखा हमने? एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। आपने देखा कि इसको जो हम दर्शाते हैं नेगेटिव चार्ज से, और ये किस रूप में होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिव चार्ज, और इसका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इसका क्या होता है? उदासीन होता है। अब चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो होता कितना है? होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका भी कितना होगा? इसका प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका कितना होगा? 0 होगा। ये इसका आवेश होगा। अब पहला पॉइंट ये हमें पक्का याद रखना है। देखो, इसको ना आप अंगुलियों पे याद करो, चाहे किसी भी प्रकार से याद करो, आपको याद होना कंपल्सरी है। अब हम बात करते हैं मास की। किसकी? मास की। मास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 19.1096 इंटू 10⁻⁻30 kg। ये इसका भार होता है, द्रव्यमान होता है। और इसका कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 और कितना होगा? केजी। ये इसका भार होता है। और इस न्यूट्रॉन का भार भी कितना होता है? इक्वल होता है। तो 1.72 इंटू 10⁻⁻27 केजी इसका द्रव्यमान होगा। आप इसके द्रव्यमान को क्या बोलते हो? ऑलमोस्ट 0। कितना है? 0। और इसके द्रव्यमान को कितना बोलते हैं? AMU में 07 के आसपास और 1.007 के आसपास इसका होता है। ये क्या है? रिलेटिव मास। और किस में है? एटॉमिक मास यूनिट, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। तो हम मोस्टली सीधा हम बात करें तो 0, 1 और 1 इसका मास होता है।
ये सारे आंकड़े हमें बार बार में चाहिए, इसलिए हमें ये कंठस्थ होने कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की जिनको हमें बार बार में काम में लेना है। पहला पॉइंट है आपका पहला पॉइंट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाँ मैं समझ गया। अच्छा, एटॉमिक नंबर जो है वो Z द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर होगा? Z जो है वो इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होगा। किसकी? संख्या के बराबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम तो आप जानते हो, न्यूट्रल एटम में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल, और या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर संख्या जो है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज हो सकती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या चेंज नहीं होती, इसलिए आप इसको आधार लेकर के चले। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम A द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास की हम डिफाइन करें तो हम बात जानते हैं कि एटम में क्या होता है? दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं इन न्यूक्लियस और एक होता है आउट न्यूक्लियस, आउटर। इसमें दो प्रकार के पार्ट है, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन, और एक है इसमें बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। देखिए, इसका जो बाहर होता है वो 1 AMU माना जाता है, इसका 1, और इसका कितना माना जाता है? 0। तो देखिए, इसका तो कोई पार्ट है, इसका एटॉमिक मास में कोई रोल अदा नहीं है। तो इसमें यहाँ पर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ लिख सकते हैं। तो एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग होता है। अगर आप एटॉमिक मास जानते हैं तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम, और इन दोनों का योग कर दें तो एटॉमिक मास आ जाएगा। तो देखिए, हम कुछ बातें कर ले। जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस A बराबर A। तो इसका कितना होता है? 1। यहाँ पर 0, न्यूट्रॉन कितना होता है? 0, तो इसलिए 1। हीलियम की बात करें तो हीलियम कितना होता है? वह 2 प्लस 2, ये 2 नंबर का होता है, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और यहाँ पर कितना हो गया? 4। इसी प्रकार लिथियम का कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 बराबर 6। बेरिलियम का कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 बराबर 8, और बोरॉन का कितना हो जाएगा? वेरी गुड, आपको तो आने लगा। 5 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो खूब सारे एटम का क्या हम निकाल सकते हैं? एटॉमिक मास। परंतु यहाँ हमें ध्यान रखना है, जैसे 11 नंबर कौन होता है? सोडियम। वेरी गुड, सोडियम का कितना होना चाहिए? सोडियम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 11 प्लस 12 बराबर कितना होगा? 23। ए कितना होगा? 23। यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन ये क्यों है? क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। तो इससे मेरे को ये पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, ये कंपलसरी नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी है एक बात, वो क्या? प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है उदासीन परमाणु में। इसी प्रकार का हम 11 नंबर के बाद 19 नंबर ले लेते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम क्या हो जाता है? पोटेशियम जो है 19 नंबर, तो 19 प्लस 20 बराबर 39 होता है इसका एटॉमिक मास। इसी प्रकार हम 17 नंबर ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। 35.5 एटॉमिक मास होता है। अब ये मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि इसका जो है रेशियो कैसे, यहां पर इसके समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन कितना है 17 दूनी 34 और क्लोरीन 17 35 और क्लोरीन 17 और 1 36। ये 3 प्रकार के क्लोरीन होते हैं। इन क्लोरीनों का जो प्रकृति में उपलब्धता है उनके अनुसार उपलब्धता से इनका क्या निकाला गया है, एवरेज मास निकाला गया है। तो ये इसका एवरेज मास है जो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में कर रहे हैं डिस्कस।